पढ़ते पढ़ते मेरे ये बोल याद रखना, ज्यादा रील्स तुम ना देखना, बस वीडियो ये देखना, ज्यादा मोबाइल ना कुछ ना, बस पढ़ते ही रहना। रिजल्ट अच्छा होगा रे सुन, बस ये ध्यान रखना, ज्यादा रील्स तुम ना देखना, बस वीडियो ये देखना, ज्यादा मोबाइल ना कुछ ना, बस पढ़ते ही रहना। हेलो दोस्तों, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो कैसे हैं आप? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बिल्कुल ही टनाटन होंगे। आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं क्या, बिहार पुलिस 2023 का सामाजिक विज्ञान नागरिक शास्त्र का सेट 2 का बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही धमाकेदार, बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त सॉल्यूशन। तो चलिए देर किस बात की, ना लेट करते हैं ना वेट करते हैं, सीधे क्लासवा को स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा आपके मोबाइल स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन। क्या कहता है भाई? हमारे संविधान के भाग 3 में उपबंधित धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार की अभिव्यक्ति किस प्रकार की है? ये रहा पहला क्वेश्चन। जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए तो इस प्रश्न का क्या आंसर होने जा रहा है भाई। आपको मिलता है टाइम 10 सेकंड का। जल्दी जल्दी बताइए तो कमेंट करके। चलिए चलिए जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। हाँ, कमेंट आना शुरू हो गया है। चलिए, तो इस प्रश्न का जो सही जवाब प्यारे मित्रों वो नकारात्मक भी होगा, सकारात्मक भी होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए इससे महत्वपूर्ण कुछ बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। अरे बेटा ये क्या हो गया? आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ चुकी है, क्योंकि चक्षु पब्लिकेशन की ओर से बिहार पुलिस सिपाही भर्ती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण नोट्स, यूं कहें किताब, मार्केट में अब आ चुकी है। अगर ये आप पढ़ते हैं तो आपका जो तैयारी है वो तैयारी और बेहतर हो सकता है, और इस बार आप बिहार दरोगा, बिहार पुलिस आराम से निकाल सकते हैं। इसमें आपको क्या क्या मिलने जा रही है, सबसे पहले बात करते हैं प्यारे मित्रों। ये नए पैटर्न पर आधारित है, बिल्कुल ही नए पैटर्न पर। अभी जिस तरह से एग्जाम होने वाली है, साथ ही साथ इसमें 3000 बहुविकल्पीय प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, 5 सॉल्व पेपर आपको मिल जाएगा। और अगर बात करते हैं, ये तो आपका गाइड नोट्स है हर एक सब्जेक्ट का, चाहे वो सामान्य अध्ययन हो, सामान्य हिंदी हो, इंग्लिश हो, गणित हो या समसामयिकी हो, बिहार एक अवलोकन हो, सारे का बहुत ही बेहतरीन नोट्स आपको इस बुक्स के अंदर मिलने वाला है। साथ ही साथ इसका प्रैक्टिस सेट भी जारी हो चुका है, जिसमें आपको 2450 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और 20 प्रैक्टिस सेट मिलने जा रहा है। कितना? 20 प्रैक्टिस सेट। अभी आप जाइए अमेजन, फ्लिपकार्ट और नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन के लिंक पर जाकर कमेंट कीजिए और जल्दी जल्दी इसको ऑर्डर कर लीजिए। इससे आपका बेहतर भविष्य होने वाला है और पुलिस आप आसानी से क्रैक कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा, उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा कर लेते हैं। क्या है महत्वपूर्ण बिंदु? ध्यान से देखिए। हमारे संविधान के भाग 3 में उपबंधित धर्म का अधिकार की अभिव्यक्ति नकारात्मक और सकारात्मक दोनों है। ठीक है भाई, धर्म नकारात्मक भी तुम ले सकते हो और सकारात्मक भी ले सकते हो। कैसे? चलिए कुछ पॉइंट्स में हम लोग चर्चा करते हैं। भारतीय संविधान के भाग 3 में चौथा मौलिक अधिकार धर्म की स्वतंत्रता है। चौथा मौलिक अधिकार, हम लोग को टोटल कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? 6 मौलिक अधिकार है। तो चौथा जो मौलिक अधिकार है वो क्या है? धर्म की स्वतंत्रता है। कोई भी धर्म अपना सकते हैं और उसी के चक्कर में इसका कोई नकारात्मक ले लेता है और कोई इसको सकारात्मक ले लेता है, इसीलिए दोनों हो जा रहा है, नकारात्मक और सकारात्मक। अनुच्छेद 25 से 28 धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है। अनुच्छेद 25 में अंतःकरण की स्वतंत्रता का उल्लेख है और अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता आप कर सकते हैं। जो अपना धर्म को फैलाना चाहते हैं, यज्ञ कर सकते हैं, जो करना आप कर सकते हैं। अनुच्छेद 27 में धार्मिक कार्यों के लिए संपत्ति पर कर से छूट का भी प्रावधान है, टैक्स फ्री कर दिया गया है। अनुच्छेद 28 राज्य द्वारा पोषित वित्तीय संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है। राज्य धर्म के मामले में कोई अपना अड़चन पैदा नहीं कर सकता, शिक्षा दे ही नहीं सकता है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार धार्मिक मामलों में कोई भेदभाव नहीं करते हैं। कोई भी देख लीजिए, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, धर्म के मामले पर कोई भेदभाव नहीं करते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भाई बहुत गर्मी दे रहा है, चलिए पंखा को स्टार्ट कर दिए। अगला क्वेश्चन देखिए बोर्ड पे। भारत में नागरिकता संबंधी विधान बनाने का प्राधिकार प्राप्त है। भाई नागरिकता संबंधी कुछ भी कानून वगैरह अगर हम लोग को बनाना है तो भाई कैसे बनाएंगे और कौन बनाता है?
सबसे पहले बात करते हैं, जो कानून है वो संसद के द्वारा बनती है। और कैसे बनती है, तो यहां पे होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। ये दोनों संसद के अंग हैं। ऐसे राष्ट्रपति को मिला दें तो पूर्ण तरफ से ये पूरा अंग बन जाता है। तो ये लोकसभा और राज्यसभा के भीतर सांसद रहते हैं। तो इन लोगों के द्वारा क्या होता है, कानून को पारित किया जाता है। लोकसभा से भी पारित होना चाहिए, राज्यसभा से भी पारित होना चाहिए, उसके बाद राष्ट्रपति का सिग्नेचर होना चाहिए, तो कानून बन जाता है। तो चलिए इससे जुड़ी कुछ विशेष महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करते हैं, जिससे और भी क्वेश्चन हम लोग बना सकते हैं। भारत में नागरिकता संबंधी विधान बनाने का प्राधिकार संसद को है। और ये नागरिकता संबंधी विधान संसद ने कब कब 1956 में, 1986 में, 1992 में, 2003 में, 2015 में और 2019 में बनाया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 11 में संसद को नागरिकता संबंधित कानून बनाने का अधिकार है। अगर कोई पूछे संविधान के किस अनुच्छेद के तहत यह कानून बनाने का अधिकार है, तो आपको जवाब देना है अनुच्छेद 11 के तहत। भारतीय संविधान के भाग 2 के अनुच्छेद 5 11 नागरिकता से संबंधित है। और भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। भारत में दोहरी नागरिकता नहीं है, एकल नागरिकता है। और एकल नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन से लिया गया है। और यह नागरिकता का प्रावधान कहां से लिया गया है, ब्रिटेन से। जैसे बहुत सारा हीरो आप देखिएगा, अक्षय कुमार, वो कहां का नागरिकता प्राप्त करके रखा हुआ है, कनाडा का। मतलब वो भारतीय नहीं है, वो नागरिकता कहां का ले लिया, वो ले लिया कनाडा का। तो चलिए बढ़ते हैं। बहुत सारे ऐसे हीरो मिलेंगे जो भारत में रहते हैं लेकिन भारत की नागरिकता को खो चुके हैं, वो दूसरा किसी कंट्री का नागरिकता ले लिए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन उपबंधित है। देखिए हमें बोला गया है कि पर्यावरण को बचाना है और उसका संवर्धन भी करना है। ये किस अनुच्छेद के तहत कहा गया है, तो ये प्रश्न है प्यारे मित्रों अनुच्छेद 48 के तहत। किसके तहत, अनुच्छेद 48 के तहत। चलिए इससे जुड़ी कुछ विशेष महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए हमारे संविधान के अनुच्छेद 48 क में पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन उपबंधित है। अनुच्छेद 48 क का उपबंध 42वें संविधान संशोधन जो कि 1976 में किया गया है उसमें जोड़ा गया था। अनुच्छेद 48 में राज्य सरकार द्वारा कृषि के उन्नति और दुधारू एवं भारवाहक पशु के संरक्षण एवं संवर्धन का प्रावधान। अगर कोई 48 के बारे में पूछे तो 48 के बारे में क्या होगा, कृषि के उन्नति, दुधारू एवं भारवाहक पशु संरक्षण का भी इसमें शामिल किया गया है। अनुच्छेद 47 का अगर बात करते हैं तो राज्य सरकार को पोषाहार स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का दिशा निर्देश दिया गया है। नीति निर्देशक तत्व को 3 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें सबसे पहले गांधीवादी तत्व आते हैं, फिर समाजवादी तत्व आते हैं और तीसरा उदार बौद्धिक तत्व आते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा, भारतीय संविधान में सार्वजनिक वयस्क मताधिकार की व्यवस्थापिका किस अनुच्छेद में उल्लेखित है। देखिए भारतीय संविधान में सार्वजनिक वयस्क मताधिकार मतलब वोट देने की जो आजादी है, तो कितने उम्र में वोट देते हैं भाई, कौन सा अनुच्छेद से लिया गया है, तो प्यारे मित्रों ये अनुच्छेद 326 से लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और एक बात आपको ध्यान रखना है, जो भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं वो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसीलिए आपको हर एक क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, क्योंकि इस बार एग्जाम में यह पूछा जा सकता है। तो चलिए इससे जुड़ी कुछ विशेष महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। भारतीय संविधान में सार्वजनिक वयस्क मताधिकार की व्यवस्था अनुच्छेद 326 में उल्लेखित है। और भारत में गुप्त वयस्क मताधिकार की व्यवस्था भी है। गुप्त वयस्क, मूल संविधान में वयस्क मताधिकार की उम्र कितना था, 21 वर्ष। सबसे पहले जब संविधान बना था तो वोट देने का जो उम्र है वो 21 वर्ष था, बट इसको बाद में संशोधन किया गया, संशोधित किया गया और ये 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। और कब किया गया, 1989 में। और ये कौन सा संविधान संशोधन, 61वां संविधान संशोधन द्वारा मताधिकार की उम्र को घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। चुनाव आयोग का गठन अनुच्छेद 324 के तहत किया गया था। अनुच्छेद 325 में निर्वाचक नामावली का प्रावधान किया गया है। तो चलिए पढ़ते हैं अगले प्रश्न की और। अगला प्रश्न ये रहा, संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है। देखिए संविधान के पिता जिसको हम कह सकते हैं B.R. अम्बेडकर जी, उन्होंने संविधान के किस अनुच्छेद को क्या कहा है, हृदय, दिल और आत्मा कहा है। तो बताइए तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा जल्दी से। चलिए आपको देते हैं 5 सेकंड का समय, जल्दी कमेंट करके बताइए। चलिए जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। चलिए
चलिए जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए तो क्या होने जा रहा है भाई, कमेंट आना स्टार्ट हो गया है। चलिए, तो इस प्रश्न का सही जवाब प्यारे मित्रों अनुच्छेद 32। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 32। चलिए इससे जुड़ी कुछ विशेष महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा कर लेते हैं। भारत के प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, और ये कौन सा समिति का अध्यक्ष थे? प्रारूप समिति के। अनुच्छेद 32 को संविधान का क्या कहा है? हृदय और आत्मा। महीना 31 का 32 हो गया, दिल और आत्मा एक हो गया। चलिए, अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का उपबंध है। मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद के तहत 5 प्रकार की रीट जारी करता है। देखिए हम लोग को तो 6 अधिकार दिया गया है ना, तो 6 मौलिक अधिकारों में लास्ट वाला जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर कोई आपको ये अधिकार ना दे तो आप कहां जाइएगा? सुप्रीम कोर्ट में केस कीजिएगा कि नहीं? तब वही अधिकार आपको बचाता है, लास्ट वाला संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 226 के अधीन हाईकोर्ट मौलिक अधिकार के अतिरिक्त अन्य विविध प्रयोजन के लिए भी 5 प्रकार की रीट जारी करता है। देखिए उच्च न्यायालय का भी बात किया जा रहा है। 5 रीट क्या क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है परमादेश, तीसरा है अधिकार परीक्षा, चौथा है उत्प्रेषण और 5वां है प्रतिषेध। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा, सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के किस अनुच्छेद समूह से न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त होती है? सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के कौन सा अनुच्छेद से भाई ये शक्ति मिलता है? वो मिलता है अनुच्छेद 13, 251, 254 से। इसी में सारा पावर किसको दिया गया है? सुप्रीम कोर्ट को, यानी एससी यानी सर्वोच्च न्यायालय को दिया गया है। और इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण और बिंदुओं पर चर्चा करते हैं, ध्यान से देखिए। अनुच्छेद 13 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय संसद द्वारा पारित विधेयक को उस सीमा तक शून्य कर सकता है जिस सीमा तक वो मौलिक अधिकार का हनन करता है। देखिए इसके पास ये भी पावर है, जो भी कानून बनता है उस कानून को भी वो हनन कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट। अनुच्छेद 137 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णयों का पुनर्विलोकन का अधिकार प्राप्त है यदि सर्वोच्च न्यायालय को यह प्रतीत हो कि उसके द्वारा दिए गए निर्णय में किसी पक्ष के प्रति न्याय नहीं हुआ है, तो वो अपने निर्णय को पुनः विचार कर सकता है। मान ले तो फैसला सुना दिया और उसको बाद में एहसास हो रहा है कि हम जो फैसला दिए हैं वो उसके पक्ष में नहीं है, वो गलत है, तो ये फिर से पुनः विचार कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय को संविधान की व्याख्या का अंतिम तथा पूर्ण अधिकार है, जो उसे मुख्यतः अनुच्छेद 131, 132, 133 से क्या होता है? प्राप्त होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा, भारत के महा न्यायवादी जिसको हम लोग अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहते हैं, उसकी नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी नियुक्ति कौन करता है प्यारे मित्रों? इसकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी। और चलिए इससे जुड़ी कुछ विशेष महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा करते हैं। अनुच्छेद 76 के अधीन राष्ट्रपति महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। कौन अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 76 के तहत। ये सब याद करके रखिएगा, इस प्रश्न में पूछा जाता है। महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहता है। प्रसाद का अर्थ यहाँ पे होता है वो जिस जगह पे रहते हैं उन भवन को, राष्ट्रपति भवन को प्रसाद कहा जाता है। एक तरह से प्रसाद का मतलब एक तरह से भवन कह सकते हैं। यह भारत सरकार का विधिक सलाहकार होता है। भारत सरकार का क्या होता है? ये विधिक सलाहकार, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। महान्यायवादी के लिए योग्यता सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समतुल्य होता है। जैसे सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश होता है बहुत सारा पावर होता है उसके पास, उसी तरह का इसके पास भी उसी तरह का पावर और कानून का जानकारी होता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? पहले प्रथम कानून मंत्री का बात किया जा रहा है, बताइए तो क्या होगा? चलिए कमेंट करके जल्दी बताइए। चलिए कमेंट आना शुरू हो गया भाई, एकदम सही है, सभी का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। चलिए इससे जुड़ी कुछ विशेष जानकारी बताते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी थे। जैसा कि आप देख रहे हैं, डॉक्टर अम्बेडकर को भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता है, बाप कहा जाता है, पिता हम कह सकते हैं ना। चक्रवर्ती राजगोपालचारी, जिसको राजगोपालचारी कहते हैं, प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। बी एन राव संविधान सभा के सलाहकार थे। संविधान सभा का सलाहकार कौन था? बी एन राव। और सी राजगोपालचारी को राजा जी के नाम से जाना जाता है। और बी एन राव ने 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया था। देखिए बी एन राव जो थे 60 देशों का संविधान बना था और सबको देखकर, परख कर और संविधान का सलाह दिया था। और उनके अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति का अध्यक्ष
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और इस तरह से संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। भारत एक क्या है? संघ राज्य है कि गणतंत्र राज्य है कि राज्यों का संघ है कि एकात्मक है? तो भारत एक क्या है प्यारे मित्रों? संघ राज्य है। सबको मिला के राज्य बना है, इससे कोई अलग नहीं हो सकता। चाहेगा भी अलग होने तो नहीं अलग हो सकता, लेकिन अमेरिका में ऐसा है कि वो अगर अलग होना चाहता तो अलग हो सकता, लेकिन भारत में ऐसा नहीं। एक बार आ गया बाबू और तुमको जाने नहीं देंगे। तो यहाँ 28 राज्य अगर है तो 28 राज्य होगा, दूसरा कोई देश बनने वाला नहीं है। चलिए क्यों, कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करते हैं। भारत राज्यों का संघ, अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। कौन सा अनुच्छेद में? पहला ही अनुच्छेद में। भारत शासन अधिनियम 1935 में सर्वप्रथम संघीय ढांचा का उल्लेख किया गया था और राज्यों को केंद्र से अलग होने का अधिकार नहीं है। दिया गया ना, राज्यों को केंद्र से वही अलग होने का अधिकार नहीं है। ठीक है, सोच लीजिए कितना महत्वपूर्ण तथ्य को जोड़ के गए हैं महापुरुष लोग। डी बसु ने भारतीय संघ को एकात्मक और संघात्मक का मिश्रण कहा था। भारत बाहर से देखने में संघात्मक लगता है, अंदर से एकात्मक है। उच्चतम न्यायालय में भारतीय संविधान को परिसंघात्मक कहा गया है और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार भारतीय संविधान साधारण स्थिति में संघात्मक है और असाधारण स्थिति में एकात्मक हो जाता है। साधारण है तो भाई संघात्मक, असाधारण हो जाएगा तो सारा कंट्रोल एक ही जन के पास चल जाएगा। एक ही जन के पास चल गया यानी एकात्मक हो गया। राष्ट्रपति के पास जब कंट्रोल होता है तो एकात्मक हो जाता है, प्रधानमंत्री के पास जब रहता है तो वो संघात्मक हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? बहुत ही आसान सवाल है, राज्यपाल की नियुक्ति है। जल्दी कमेंट कीजिए। तो चलिए कमेंट आना शुरू हो गया, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रपति। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा, भारत में केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? भारत में जो केंद्रीय मंत्री परिषद बनती है वो किसके प्रति उत्तरदायी होती है? वो लोकसभा की, राज्यसभा की, संसद की, इनमें से कोई नहीं। तो मंत्री परिषद हमेशा लोकसभा के प्रति होती है प्यारे मित्रों। और चलिए इससे जुड़ी कुछ विशेष बिंदुओं पर चर्चा करते हैं जिससे बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए भारत में केंद्रीय मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है और एक केंद्रीय मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति जिम्मेवार होता है। एक का अगर व्यक्तिगत तौर पर अगर देखा जाए तो राष्ट्रपति के प्रति जिम्मेवार होता है। अनुच्छेद कौन कहता है? 75C कहता है। संसद सामूहिक रूप से जनता के प्रति जिम्मेवार होता है। अनुच्छेद 74 के अधीन राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होती है और राज्यसभा राज्य की प्रतिनिधि सभा है, इसे उच्च सदन कहा जाता है। राज्यसभा जानबे करते उच्च सदन होता है, इसका कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। चलिए भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? जल्दी कमेंट करके बताइए तो भाई। चलिए जल्दी कमेंट कीजिए। हाँ बिल्कुल सही है, 5 वर्ष। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की और अगला प्रश्न ये रहा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सा शब्द जोड़ा गया है? देखिए अगर देखा जाए सबसे बड़ा अगर लघु संविधान भी इसको कहा जाता है, 42वां संविधान संशोधन का बहुत सारा चीज इसमें जोड़ दिया गया था। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा राष्ट्र की अखंडता, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा प्यारे मित्रों। और चलिए इससे जुड़ी कुछ विशेष बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन द्वारा समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़ा गया है। अब तक प्रस्तावना में केवल एक बार 1976 में संशोधन किया गया है। बेरूबाड़ीवाद 1960 में न्यायालय के प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना गया है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 में न्यायालय में प्रस्तावना को संविधान का भाग माना था और प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। प्रस्तावना को क्या कहा जाता है? भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नीति निर्देशक तत्व सरकार के मार्गदर्शन हेतु किसके द्वारा दिए गए हैं? नीति निर्देशक तत्व का बात किया जा रहा है, लोकसभा कि उच्चतम न्यायालय कि 42वां संविधान संशोधन की संविधान? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा प्यारे मित्रों, ये हो जाएगा संविधान। और इससे जुड़ी कुछ विशेष पहलुओं पर चर्चा करते हैं। नीति निर्देशक तत्व सरकार के मार्गदर्शन हेतु संविधान द्वारा दिए गए हैं और नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 में वर्णित है। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व का प्रावधान भारतीय संविधान में आयरलैंड से लिया गया। अगर कोई पूछा जाए कि नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है तो आयरलैंड के संविधान से। ये तत्व राज्य को नैतिक निर्देश देते हैं। क्या देते हैं? ताकि राज्य मूलभूत आदर्शों को प्राप्त कर सके कि तुम्हारा फर्ज बनता है ये सब करो।
ये तत्व देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या के साथ ही कल्याणकारी राज्य का आदर्श भी घोषित करते हैं। अनुच्छेद 37 के अनुसार ये तत्व गैर न्यायोचित प्रकृति के होते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा, पंचायती राज संस्थानों के जिला स्तर पर सर्वोच्च अंग नाम है। सर्वोच्च अंग कौन है पंचायती राज का? अगर हम बात करते हैं गांव में, क्या ग्राम सभा, क्या जिला परिषद, क्या नगर पालिका, क्या न्याय पंचायत? तो भाई ये दोनों तो होगा नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा प्यारे मित्रों जिला परिषद। ठीक है, पंचायत में पंचायती राज संस्थाओं का अगर हम देखें जिला स्तर में सबसे सर्वोच्च अंग तो वो जिला परिषद, जिला स्तर है तो जिला परिषद हो जाएगा। चलिए इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। पंचायती राज संस्थानों के जिला स्तर पर सर्वोच्च अंग का नाम जिला परिषद है और 73वां संविधान संशोधन जो कि 1992 में हुआ था, पूछा भी जा सकता है, अनुसार पंचायती राज के त्रिस्तरीय ढांचे का प्रावधान किया गया है और ग्राम स्तर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद का प्रावधान है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश बलवंत राय मेहता ने की थी। यह भी पूछा जा सकता है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किसने किया? तो भाई बलवंत राय मेहता ने। कब? 1957 पर। बलवंत राय मेहता को भारत के पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी यानी वास्तुकार भी कहा जाता है, क्योंकि इसी कारण अभी पंचायतों पर ये हम लोग देखते हैं पंचायती राज, जिला परिषद, ग्राम समिति, सरपंच वगैरह देखते हैं। ठीक है, 2 स्तरीय व्यवस्था की सिफारिश अशोक मेहता समिति द्वारा की गई थी 1977 में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस राज्य में द्विसदनात्मक विधान मंडल नहीं है? द्विसदनात्मक का अर्थ क्या होता है प्यारे मित्रों? किसी किसी राज्य में आप सुने होंगे विधान परिषद भी होता है और विधान मंडल भी होता है, तो वो बड़े बड़े राज्यों में होता है, जैसे बिहार में है, यूपी में है, महाराष्ट्र में है, बट केरल में नहीं है। तो यानी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा केरल हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पंचशील निम्न देशों के बीच का समझौता, कौन से देशों के बीच पंचशील समझौता हुआ था? पंचशील, च से चाइना याद करके रखिए भाई, भारत और चीन। चलिए इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करते हैं। 29 अप्रैल 1954 को भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और चीन के पहले प्रीमियर प्रधानमंत्री चाओ एन लाई द्वारा पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर किया गया। यह समझौता चीन के क्षेत्र तिब्बत और भारत के बीच आपसी संबंधों और व्यापार को लेकर हुआ था। क्या क्या था इसमें? सबसे पहला क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता हेतु परस्पर सम्मान, लेकिन सम्मान देता है चाइना? नहीं ना देता है। अकारात्मकता, हस्तक्षेप आंतरिक विषयों पर, समानता और पारस्परिक लाभ और शांति सह अस्तित्व। हस्तक्षेप का बात यहाँ पे किया जा रहा है, हस्तक्षेप नहीं, हस्तक्षेप। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन अस्थायी सदस्य है। भाई कहाँ का अस्थायी सदस्य है? तो यूएनओ सुरक्षा परिषद का, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और इन्हीं को वीटो पावर दिया गया। वीटो पावर क्या होता है? निषेधाधिकार। यानी अगर मान लेते हैं जैसे 196-97 देश है ना, सभी यूएनओ में शामिल है, सदस्य हैं, लेकिन वीटो पावर किसको दिया गया है? 5 देशों को। ये जब चाहे किसी भी चीज को ये ना कर सकता है। एक ही जन, भले सब जन हाँ कर रहा है, लेकिन एक जन बोल देगा ना, तो भाई ना हो जाएगा। सोचिए कि 100 जन है, सब बोल रहा है ये होना चाहिए, लेकिन आप बोल रहे हैं नहीं होना चाहिए, तो आप ही का बात सुना जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको वीटो पावर दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत ने एक समझौता के तहत संयुक्त राष्ट्र को अपनी कौन सी सेना भेजने पर सहमति दी थी? भारत ने एक समझौता किया था और एक सेना भेजने पर सहमति की थी। उस सेना का नाम क्या है? तो भारतीय शांति सेना। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का अस्तित्व किस देश में? प्रत्यक्ष का बात किया जा रहा है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का बात किया जा रहा है। क्या वो ग्रेट ब्रिटेन में है? नहीं है। क्या संयुक्त राज्य अमेरिका? यहाँ पर भी नहीं है। क्या फ्रांस? यहाँ पर भी नहीं है। वो कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में। यहाँ पे क्या है प्यारे मित्रों, जैसे हम लोग चुनाव करते हैं वोट देके, तो कितना साल के लिए चुनते हैं? 5 साल। क्या हम लोग हटा सकते हैं उसको कुर्सी से? नहीं हटा सकते हैं। लेकिन स्विट्जरलैंड में जब चाहे वहां पे हटाया जा सकता है प्रधानमंत्री, क्योंकि वो प्रत्यक्ष है। हम लोग प्रत्यक्ष नहीं, एक बार चुन लिए तो 5 साल राज करबे करेगा, दूसरा बार भले हम वोट नहीं देंगे, लेकिन वहां पे ऐसा नहीं है। वहां पे कुर्सी से उसको उतारा जा सकता है। कहाँ? स्विट्जरलैंड, क्योंकि वहां प्रत्यक्ष क्या है? लोकतंत्र है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सार्क में, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं दक्षेस, किस नाम से जानते हैं प्यारे मित्रों? दक्षेस कहते हैं। ये मुख्य भूमिका निभाने वाला देश है। सबसे ज्यादा ताकतवर अगर देखा जाए कौन होगा जिसका भूमिका बहुत ही मुख्य होता है? तो हम जानबे करते हैं हमारा प्यारा सा भारत देश। ये इसमें क्या, ये पूरा विश्व में अपना दम अभी दिखा रहा है। किसके नेतृत्व में? मोदी जी के नेतृत्व में। चलिए
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कौन सा स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है? स्वतंत्रता का अधिकार क्या नहीं है, चलिए पढ़ते हैं। संघ या संगठन की रचना का अधिकार क्या? ये तो है। भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, ये भी तो है। व्यक्तित्व स्वतंत्रता का अधिकार, बाबू ये नहीं है। भारत के किसी भी क्षेत्र में निवास एवं बसने का अधिकार, ये तो है। यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा, अनुच्छेद में कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? भारतीय संविधान की विशेषता क्या नहीं है? चलिए देखते हैं। संघात्मक शासन प्रणाली, एक अलिखित संविधान, संविधान सभा द्वारा निर्मित संसदनात्मक शासन प्रणाली। तो ये तो पक्का सही है भाई, संसाधनात्मक प्रणाली द्वारा क्या होता है, शासन होता है। और संविधान सभा द्वारा निर्मित भी किया गया है। लेकिन क्या भारत का संविधान अलिखित है? ये गलत है। भारत का संविधान एक लिखित संविधान है और इसको लिखने में कितना साल लग गया? 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लग गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की रिटायरमेंट उम्र कितना है? सेनानिवृत्ति जो होता है ना, वो पूछा गया है। रिटायरमेंट कब होता है उच्च न्यायालय का? प्यारे मित्रों 62 साल होगा। और सर्वोच्च न्यायालय अगर पूछा जाए तो वो हो जाएगा 65 साल। सुप्रीम कोर्ट का 65 साल। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। राज्य का एक मूलभूत तत्व है, राज्य का क्या है? धर्म है, समाज है, परिवार है कि संप्रभुता है? तब बोलेगा सर ना धर्म होगा, ना समाज होगा, ना परिवार होगा, होगा तो संप्रभुता होगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकाल फंड का लघु रूप है। देखिए किसके बारे में बाल आपातकाल पूछा जा रहा है? बच्चों के बारे में पूछा जा रहा है। तो वो क्या हो जाएगा, यूनेस्को की यूनिसेफ? तो भाई यूनिसेफ सेप करेंगे हम। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा यूनिसेफ। और इससे जुड़ी कुछ विशेष महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करते हैं। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकाल फंड का लघु रूप है यूनिसेफ। और यूनिसेफ का पूरा नाम अगर कोई पूछे तो यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रेंस इमरजेंसी क्या हो जाएगा, फंड हो जाएगा। और यूनिसेफ की स्थापना 11 दिसंबर 1946 को की गई थी। यूनिसेफ का मुख्यालय पूछा जा सकता है कहाँ पे है? सेफ कौन करता है, सबको बचाता कौन है? दादाजी। बोले तो अमेरिका यानी न्यूयॉर्क। यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 ईस्वी को की गई थी। और यूनेस्को का मुख्यालय होता है पेरिस। यूनेस्को बोले तो पेरिस, और सेफ माने बचाना है तो अमेरिका। और यूएसएसआर का गठन 30 दिसंबर 1922 को किया गया था। अब बेचारा टूट गया। यूएसएसआर का मतलब सोवियत संघ का बात किया जा रहा है। जल्दी कमेंट करके बताइए यूएसएसआर का फुल फॉर्म क्या होता है? 26 दिसंबर 1991 को हुआ था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसी राज्य के राज्यपाल के संबंध में कौन सा कथन गलत है? ठीक है, राज्यपाल के विषय में गलती पूछा जा रहा है। चलिए पढ़ते हैं और गलती ढूंढते हैं। राज्यपाल केंद्र सरकार द्वारा नामित होता है क्या? चलिए देखते हैं भाई ये सही है क्या? राज्यपाल का चुनाव संसद करती है, ये गलत है क्या? राज्यपाल उस राज्य का नहीं होना चाहिए जहां उसकी नियुक्ति हुई है। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल को नियुक्त किया जा सकता है, देखिए गलत है। तो भाई ये तो सही है। राज्यपाल केंद्र सरकार द्वारा नामित होता है, राज्यपाल का चुनाव संसद करती है, ये गलत दिया प्यारे मित्रों। संसद चुनाव नहीं करता है, ये भी सही है। केंद्र सरकार द्वारा नामित होता है, राज्य सरकार उस राज्य का नहीं होना चाहिए जहां उसकी नियुक्ति हुई है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पंचायतों को सुपुर्द विषयों की सूची है, क्या है? पंचायतों को कौन सा विषय दिया है? तो पंचायतों को दिया है प्यारे मित्रों 11वीं अनुसूची दिया है। और चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है एक प्रशासनिक अधिकारी, एक न्यायिक सलाहकार, प्रधानमंत्री का सलाहकार, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक कानूनी अधिकारी। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा एक न्यायिक सलाहकार होता है सॉलिसिटर जनरल। चलिए इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करते हैं। भारत का सॉलिसिटर जनरल एक न्यायिक सलाहकार होता है। अनुच्छेद 76 के अधीन महान्यायवादी पद का गठन किया गया है और महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। महान्यायवादी किस सदन की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं लेकिन मतदान नहीं कर सकता। भाग तो ले सकता है लेकिन मतदान नहीं कर सकता है। महान्यायवादी भारत सरकार का सबसे बड़ा विधिक सलाहकार होता है। यही कानून का जानकार सबसे बड़ा भारत सरकार के लिए होता है। चलिए बढ़ते हैं। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? वित्त आयोग का बात किया जा रहा है। भाई आयोग हो या कुछ भी हो, नियुक्ति तो भारत के राष्ट्रपति जी ही करेंगे। चलिए इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बिंदु भी देख लेते हैं। क्या है? वित्त आयोग की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 280 के अधीन प्रति 5वें वर्ष पर किया जाता है, 5 साल बाद। वित्त आयोग केंद्र राज्य के बीच राजस्व का वितरण का बंटवारा करता। वित्त है ना, पैसा है ना भाई, कौन कौन बांटेगा, उसके लिए तो हमको रखना पड़ेगा कि नहीं। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष YV रेड्डी ने 32% के स्थान पर 42% राजस्व राज्यों का हिस्सा निर्धारित कर दिया। देखिए बढ़ा दिया 10%। राज्य वित्त आयोग की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा ही किया जाता है। तो प्यारे मित्रों, आपको बताना है ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।